इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस नियम के अनुसार ओके नियम लिख रहे हैं। इस नियम के अनुसार देखो, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल विकृति के, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और इन्वर्टर को बंद कर देंगे और लिखेंगे देखो ये अर्थात, और अर्थात जो है वो प्रतिबल विकृति, देख तो रहो एक मिनट जरा, प्रतिबल जो है वो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और एक नियतांक लगा देंगे ई, और विकृति या ई बराबर जो है प्रतिबल अपॉन विकृति, जहां ई एक नियतांक है, नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इतना उतार लेंगे, ये होता हुक का नियम, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। हेलो जी, हाँ तो कोई बात नहीं है। हो गए?
स्थिति नंबर। अब थर्ड में क्या है, कोई ज़्यादा खास चेंजिंग है नहीं। जैसे हमारी पहली वाली स्थिति थी ना, ये स्थिति में क्या था, यहाँ तक तो तुमने विकृति कर ली थी। अब ये बोल रहे हैं कि यदि ये जो पहला बोला था उन्होंने, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। मतलब ये जो ई था ये वो क्या बन गया था, हमारा बाई बन गया था, और विकृति जो थी वो अनुदैर्ध्य विकृति बन गई थी। अगली बार में क्या हो गया था, समझो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर विकृति आयतनात्मक है तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या बन गया था, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और काय से दर्शाया था, बी से, यानी इसी ई का बी बन गया था। क्या चेंजिंग हो गई है, तो अब तीसरी स्थिति क्या बनेगी, हाँ, तो कहाँ चेंज करें फिर हम, सेकंड में कर दें। देखो थर्ड इसे कर दिया हमने, करें यदि विकृति अपरूपण है तो प्रत्यास्थता गुणांक अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। अरे कल दो, दृढ़ता गुणांक कहलाता है, याद रखना, क्योंकि तुम्हें ना तीनों इसके विकृतियों के साथ उसमें गुणांक भी बताए थे। तो यदि विकृति अपरूपण है तो प्रत्यास्थता गुणांक, पहले तो उनके नाम के साथ था, तो आयतन वाली थी तो आयतन विकृति, और अनुदैर्ध्य थी तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो ऐसे ही अगर विकृति अपरूपण है तो प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता गुणांक कहलाता है, और इसे काय से, लिख दिया मैंने, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जी अब देखो इधर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जगह हो जाएगा दृढ़ता गुणांक, और आयतन विकृति की जगह हो जाएगा और यहां दर्शा देंगे हम इसे ईटा से अपरूपण विकृति। हेडिंग रबड़ तथा स्टील की प्रत्यास्थता की तुलना रबड़ तथा स्टील की प्रत्यास्थता की तुलना, प्रत्यास्थता का मतलब है कि अगर हम किसी को दबाएं तो कौन पहले अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। जो ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, जो कम होगा कम आएगा। तो रबड़ और स्टील में कौन पहले कौन ज़्यादा आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। हाँ होता है, और स्टील की छड़े वड़े नहीं होती हैं। अरे वो जो तुम बर्तन देखते हो स्टील के, वो स्टील के बर्तन जो होते हैं, जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, वो उसके ठोस अवस्था में बने होते हैं। तुम एक नॉर्मल किसी छड़ की किसी ऐसी बात करो जो कि जिसे तुम दबा सको। ऐसा नहीं है कि वो बर्तन है वो दब नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए बल तो चाहिए। अब कोई कहे कि ये दीवार जो है यहाँ से चल नहीं सकती, अरे ये भी चल सकती है, इसके बराबर बल तो दो, भैया चल जाती है। तो ऐसी समस्या ये है, तुम लोग क्या दबा सकते हो, तुम कोई सी छड़ दबा सकते हो, कोई रोड दबा सकते हो, कोई तार दबा सकते हो, मैक्सिमम तुम ना अब तक इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो कि भाई कोई एक वस्तु, हाँ स्केल वो था तो है, सिंपल सा उदाहरण था। एक बात बता दूं तुम्हें, एक बार तुम पढ़ते हो इतने न्यूटन का बल, इतने न्यूटन का बल, कोई बता सकता है कि ये न्यूटन का बल लगेगा कैसे, या कोई मनुष्य जो होता है वो रियल लाइफ में अपना कितने न्यूटन का बल लगा सकता है। अरे हम किसी चीज़ पर हम भी तो बल लगा सकते हैं, किसी चीज़ को दबाएं या किसी के मारें कुछ भी करें तो हम भी तो बल लगा रहे हैं। हमने गेंद पर लात मारी, किक मारी उसके, इतने सारे अब तक तुमने क्वेश्चन पढ़े हैं कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो ये सोचो हम कितने न्यूटन का बल लगा सकते हैं। उस पर मतलब नहीं होता भाई किसी वस्तु का। कोई एक वस्तु रखी है, हमने इस पर बल लगाया तो वो हमने लगाया, हमें उससे का मतलब अगर वस्तु ठीक ठाक होगी, चलने लायक होगी तो चल पड़ेगी, ना चलने लायक होगी ना चलेगी, बल तो लगेगा। क्या है तुम्हारी टांगी टूट जाए,
दीवार है, चलने लायक होगी तो चल जाएगी, ना चलेगी तो बात है, लेकिन बल तो लगाया हमने। तो हम सोच रहे हैं एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य जो बीमार नहीं है, वो अपनी लाइफ में कितने न्यूटन का बल लगा सकता है किसी वस्तु पर। क्योंकि अब बात आ जाती है ना, उसमें दो सिचुएशन है। हमारी क्लास में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, साइज के हिसाब से भी और वैसे भी, कोई एक मोटा ताजा है, कोई एक पतला दुबला भी है, तो उनमें अंतर आ सकता है, समझिए। हाँ, तो किसी में भी हो सकती है। देखो बल जो होता है ना, बल, मोटे की बात कर रहा हूँ मैं, बल जो होता है ना, बल वो इनसे मिलकर बना होता है, इनसे मिलकर बना होता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि यार एक पतला आदमी जो होता है ना, ज्यादा न्यूटन का बल लगा सकता है, हो ही नहीं सकता, समझ गए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं है। वो कितना भी फुदकता रहे लेकिन वो ज्यादा बल लगा नहीं सकता। वो कितना मैक्सिमम फुदक ले, इधर से उधर कूद ले। देखो मैं बताता हूँ, एक नॉर्मल आदमी है, कोई एक मोटा ताजा आदमी है, एक पहले तो कोई पतला दुबला आदमी खड़ा करो, एक पतले दुबले आदमी को किसी दरवाजे पर खड़ा करो, ठीक है ना, कोई ऐसी 30-40 किलो का है, 40 से 50 किलो का आदमी है, उसे हमने खड़ा किया, तुमने उसे धक्का दिया, वो हो सकता है आगे गिर जाएगा जाके, ठीक है। लेकिन अगर तुमने एक 60-70 किलो का, 80 किलो का आदमी है, 100 किलो का आदमी खड़ा किया दरवाजे पर और वो खड़ा है, और तुम भाग के गए, तुमने लात मारी, वो ऐसे खड़ा रहेगा। और बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, तुमने देखा होगा, उसमें गद्दार मोटे ताजी होते हैं, तो वहाँ हीरो मार लेता है, लेकिन वो रियल नहीं होता है। ये साइंस के बिल्कुल विपरीत है। साइंस नहीं कहती है कि कोई मोटे आदमी को एक पतला आदमी मार लेगा, दाव पेच अलग चीज है। तो इधर देखो, इधर ये तो बल जो होता है ये होता है। अच्छा, ये तुम्हें पता है, एक हमने 10 किलो की गेंद गिराई, 1 किलो की गेंद किसी समान ऊंचाई से गिराई है। 10 किलो की गेंद है, 1 किलो की गेंद है, ठीक है ना जी, दोनों एक समान ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई थी हमारी, एक हमने 10 किलो की गेंद थी, एक 1 किलो की गेंद थी, दोनों को हमने नीचे गिरा दिया। यहां पहुंचना है, कौन सी पहले पहुंच जाएगी? क्यों? तो डिपेंड करता है बल पर, कि जितना ज़्यादा बल होता है और वो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उतना ज़्यादा उस पर बल लगता है। देखो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य जो किसी सूरत से कोई बीमार नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो 250 से 300 न्यूटन का बल लगा देता है, ठीक है ना। इतने न्यूटन का बल आरोपित कर देता है किसी वस्तु पर भी। वो वस्तु चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन इतने न्यूटन का बल आरोपित कर देता है। अच्छा, एक नाम सुना होगा तुमने, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, सबको ही पता है यार। उसकी ऊंचाई से किसी आदमी को फेंका जाए, क्या चांसेस है उसके? उसकी ऊंचाई से किसी आदमी को नीचे फेंका जाए, क्या चांसेस हैं कि वो बचेगा या मरेगा? वो 100% मरेगा, समझ गए? नहीं, हवा में तो नहीं मरेगा, नीचे आके मरेगा। अब सेम उसी ऊंचाई से, देखो उधर, सेम उसी ऊंचाई से किसी चींटी को फेंका जाता है, बुर्ज खलीफा की ऊंची चोटी से एक चींटी को फेंका जाता है, क्या चांसेस हैं? क्यों? अगर वो हल्की है, वो कोई कहे उसका द्रव्यमान कम है, तो उसके साइज के हिसाब से तो ठीक है, चींटी के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है तो उसका साइज भी कम है। अब यहाँ तो ना इतनी मोटी चींटी है, इतना सा वजन है उसमें, चींटी अगर साइज छोटा है तो चींटी भी छोटी है, तो फैक्ट जानो क्या हो सकता है। उसका आंसर ये होगा कि चींटी को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी, वो उस पर चोट भी नहीं लगेगी। अब उसका कारण ये नहीं है कि वो हल्की है, उसका कारण ये है कि जब वो ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो वो अपने ऐसे पैर फैला लेती है, अपने पंजे ना हवा में इधर उधर को फैला लेती है। उससे क्या होता है कि उसका जो प्रतिरोध होता है ना, हवा का जो प्रतिरोध होता है, जो हवा प्रतिरोध बल लगा रही है ऊपर से, प्रतिक्रिया बल, वो कम हो जाता है, मतलब रोकने वाला बल भी उसे आरोपित होने लगता है, इसलिए वो आराम से आके नीचे रखी जाती है। जबकि व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति वो फैलता उलता नहीं है, और वो फैल भी नहीं सकता, समझ गए? उसके पंजे हैं नहीं, वो फैल भी नहीं सकता, वो नीचे गिर के ना फैल ही जाता है। तो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कोई एक ऐसा कपड़ा या कोई गज्जा, कुछ इस तरीके से पाल टाइप से होना चाहिए कि अगर हम गिरें तो वो हवा को रोके, तो बचने के चांसेस हैं। पैराशूट की बात कर रहे हैं, तो पैराशूट की बात है। फिलहाल तो यहाँ है प्रत्यास्था की तुलना। तो फिलहाल हम इसमें कर रहे थे कि कोई भी रबड़ या कोई स्टील की गेंद है, एक स्टील की गेंद है, एक रबड़ की गेंद है, दोनों को दबाया, एक साथ दबा दिया हमने, दबाया और स्टील की गेंद दब भी गई है, ऐसा नहीं है कोई हल्की फुल्की सी गेंद है और वो दब गई है। अब बताओ कौन सी पहला आ जाएगी? हमने उसे दबाया,
और छोड़ दिया। अब यार दो ही पॉसिबिलिटी हैं, हेड है या टेल है ना। अब आधे ने बोल दिया रबड़ तो आधे ने बोल दिया अब उसमें किसी से मैं पूछूं कि भाई अच्छा रबड़ वाले कौन कौन है, हाँ बस एक, किसे नगर ले लो और बताओ। अच्छा तुम रबड़ वाले, स्टील वाला कौन, और स्टील वाला कोई नहीं, एक। अच्छा रबड़ वाले कौन है, सारे रबड़ वाले हैं फिर इसका मतलब, हमें यह सुनो। अच्छा रबड़ पहले क्यों आएगी, कारण बताओ। अच्छा चलो स्टील पहले क्यों आएगी यही बता दो। देर में आएगी, हाँ जी। रबड़ को ज्यादा इलास्टिक माना जाता है किसकी तुलना में, स्टील की तुलना में। एक क्वेश्चन आता है एक नंबर में, बार बार तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, वरना मैं 2 मिनट लगेंगे मुझे हल करने में ना, इतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन ये आया था रबड़ कोमा स्टील कोमा कांच को प्रत्यास्थता के घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है उसे पहले लिखना है, जो उसके बाद है फिर उसके बाद है, ऐसे करके लिखना है। और ये एक नंबर में तुम्हें छमाई में भी आ रहा है एग्जाम, हाफ ईयरली में भी, और हाफ उसमें भी 5 कांच नहीं होता है। ये कौन से कांच की बात कर रहे हो, तुम तो ऐसे कांच की बात कर रहे हैं, हेडलाइट होती है कोई सी भी जितनी भी आ रही है, तुम तो फोड़ के देख लो गड्ढा हो जाएगा, फूटेगी भी ना वो, क्योंकि जब जाहिर सी बात है वो फूट नहीं रही है, अगर वो बिखर जाती कुछ भी है दुनिया में। तो इस हिसाब से तो तुम्हारे उसमें जो ये जैसे सड़क होती है, सड़क वगैरह या पुल होते हैं या रेलवे लाइन होती हैं, ऐसा तो फिर इनमें भी इलास्टिसिटी नहीं होगी। लिंटर जो होता है ना लिंटर, इसमें भी इलास्टिसिटी होती है। शर्त यह है कि लिंटर को दबाने वाला वो वजन होना चाहिए। लिंटर भी जंप लेता है, कभी कोई नहीं गए अभी, जब कभी किसी ने लिंटर, हाँ पता है जंप लेता नहीं लेता, नीचे को दबता है डलने के बाद में, हाँ जब लिंटर डाला जाता है ना तो वो बीच में से थोड़ा उठा के रखते हैं। एक अनपढ़ मिस्त्री को भी पता होता है कि उसे बीच में से उठाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि जब ये सेट होगा ना तो प्रत्यास्थता के कारण ये नीचे को सेट होगा और ये जंप लेगा अपना, क्योंकि दबेगा। जब कभी तुम पुल पे जाओ ना आपसे आगे को, तो देखना पुल जो होता है ना एक साथ नहीं बनाए जाते हैं, वो ऐसा करके गैप दिया जाता है, टुकड़े दिए जाते हैं उसमें, ऐसा करके इतना इतना गैप होता है ना, देखा कभी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार पता एक साल होता है कितना मजा आता है, झटके आ गए इसमें, समझ गए। उसका कारण होता है इलास्टिसिटी, पुल भी अपना दब तक खींचता है वजन के कारण, क्यों, क्योंकि हम उस पर पैदल निकल गए, हमारे वजन से थोड़ा पुल ले जाएगा, उस पर जब भारी भारी ट्रक वगैरह चलते हैं वो उसमें इलास्टिसिटी पैदा कर देते हैं, वो पुल को इतना गैप को हटा भी देते हैं, लगा भी देते हैं उसमें। अगर वो ये ऐसा ना करें, एक साथ ही एक लंबा पुल डाल दें, पूरा एक बार में डाल दें, तो अगर उसमें कोई भारी भरकम कई टन वाले ट्रक एक साथ गुजर जाएं, एक ट्रक से तो वो संभल जाएंगे, लेकिन 10-12 ट्रक जो एक साथ निकल जाए उस पर तो वो चटक जाएगा। यही कारण होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुल के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है ऐसा करके, ताकि इलास्टिसिटी के कारण, प्रत्यास्थता का, हर चीज में प्रत्यास्थता है, समझ गए। कोई ये कहे कि वो चीज नहीं दब सकती है, लेकिन बस शर्त यह है कि उसे दबाने वाला भी तो होना चाहिए। फिलहाल रबड़ के और स्टील की देखो इधर, तो इसका आंसर जो है वो इसके बाद देंगे, लिखे रहने दो रबड़ और स्टील में। तो अब देखो इधर हमारे पास 2 क्षण हैं, किस चीज की छड़ है ये, एल लंबाई हमने ऐसे खींचा गया, स्टील की छड़ है, हमने इस पर बल लगाया था F बराबर mg, और हमने स्टील को S से दर्शा दिया है। एक इस पर बल लगाया था F बराबर mg और जी R लिख दिया। कौन सा बल, देखो उधर ये छड़ थी, हमें मतलब नहीं कितनी थी, दोनों L लंबाई की छड़ थी, यानी 10-10 मीटर की छड़ थी,
हमने एक एक मीटर इन्हें खींच दिया, इनमें विकृति उत्पन्न कर दी। विकृति का मतलब होता है विकार, कोई भी उसमें अपंगता पैदा होती है किसी भी चीज़ में, वो विकृति होती है। तो हमने इसमें विकृति उत्पन्न की। अब विकृति उत्पन्न करने में अब हम सोच के ये बताना है कि किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा बराबर विकृति उत्पन्न करने के लिए। बराबर विकृति उत्पन्न करने के लिए किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। विकृति उत्पन्न करने का मतलब है 1 मीटर इसे खींचना है, 1 मीटर इसे खींचना है, किससे ज़्यादा खींचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, स्टील को, क्योंकि आपको क्यों खींचना पड़ेगा, कोई घनत्व ज़्यादा होता है इसका वैसे भी। तो हम कहेंगे समान विकृति उत्पन्न करने के लिए, देखो उधर ऐसे लिखेंगे, समान विकृति उत्पन्न करने के लिए स्टील पर रबर की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। समझ गए। अर्थात क्या बताना चाह रहे हैं हम बताना चाह रहे हैं कि Fs का मान जो है वो बड़ा है Fr से। क्लियर हो गया। समीकरण नंबर 1। अब हम कहेंगे कि स्टील की अनुदैर्ध्य विकृति स्टील के लिए, चलो अनुदैर्ध्य दो अलग अलग नहीं, एक साथ निकाल देते हैं। स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई बराबर क्या होता है, चूंकि करके लिख रहे हैं हम। बाई बराबर होता है प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। ये चूंकि करके है। जब हम स्टील के लिए निकालेंगे तो बाई एस कर देंगे। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे प्रतिबल बराबर क्या होता है, कल ही निकाला है यार, इतना पुराना तो अभी हुआ नहीं है। अरे यार बल बटे क्षेत्रफल होता है, वो बल तब होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जो बल कहीं भी लगा दें हम। लेकिन अगर किसी वस्तु पर अभिलंबित बल लगाएंगे हमेशा उसके लंबवत, तो उस टाइम पर जो बल होता है वो प्रतिबल कहलाएगा। याद रखना, जो दाब का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वही है। प्रतिबल जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ बल जो होता है ना वो सीधा सीधा अभिलंबित लगेगा, आड़ा टेढ़ा नहीं लगेगा। वहाँ क्या होता है, वहाँ तो तुम गोल भी लगेगा, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी कहीं भी लगेगा, तो वो दाब है। दाब तो कहीं भी लग सकता है, तो दाब भी बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। लेकिन समस्या ये है कि ये किसी भी क्षेत्रफल पर, किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी दिशा में लग सकता है, और चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में समान बल लगता है द्रव के अंदर। लेकिन प्रतिबल जो होता है ना वो फिक्स होता है, वो सिर्फ अभिलंबित कार्य करेगा। तो जी प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति अनुदैर्ध्य विकृति। अरे चित्र देख कर बताना है भाई। हम जी कल विकृति लिखवाए थे उन्होंने, और ये चित्र भी बनवाया था मैंने, मन की अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, और वो जरूरत आज पड़ गई है। कल का दिखा हुआ याद नहीं रहता, हद है भाई। स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो जी बाई एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बाई एस बराबर क्या, एफ एल अपॉन ए एल। ये आगे समीकरण नंबर तुम्हारे देखो उधर, ठीक है। क्या आ गया है अब यहाँ तुम्हें क्या काम करना है, देख लो एक मिनट। स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल रहे हैं, ठीक है। बाई बराबर, चूंकि फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब स्टील के लिए निकालने तो एस कर देंगे, इसलिए बल में भी एस कर देंगे हम। बाकी लंबाई उम्बाई तो दोनों में सेम ही है, तो यहाँ भी एस कर देंगे। अब हमें एफ एस के मान की जरूरत है, क्योंकि समीकरण 1 में लगाना है। तो यहाँ से एफ एस का मान निकाल दो, इसकी इधर गुणा कर दो, एल नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा, बाई एस
AL अपॉन L बराबर FS। याद रखना, जिसका प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होता है, प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होता है, वही ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी FS बराबर जो है वो बाई एस AL अपॉन L है, समीकरण नंबर 2 आ गई है। ये स्टील के लिए आया है, ऐसे हम रबड़ के लिए भी चेक करेंगे अभी। तो हम कहेंगे रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा बाई आर बराबर, यहाँ हो जाएगा FR अपॉन A, और यहाँ हो जाएगा L अपॉन A। इसे ऊपर इसे नीचे ले आएंगे तो FR और जी L ऊपर जाएगा और जी AL नीचे आ जाएगा। देखो बाई आर बराबर, तिरछे गुणा कर देंगे FR का मान निकालने के लिए। FR बराबर बाई आर AL अपॉन L, समीकरण नंबर। अब देखो इधर समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में लगाएंगे और लगा दो मान। FS का मान कितना है बराबर, यहाँ जाएगा बाई आर AL अपॉन L। इससे हाँ जी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाई एस बड़ा है बाई आर से। हम कहेंगे कि चूंकि स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ से अधिक है, इसलिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। अब वो जो हमारा क्वेश्चन था कि रबड़, स्टील और कांच में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, घटते हुए क्रम में लिखना है। स्टील ये है 1 नंबर में क्वेश्चन। कांच में नहीं, तुम जो कांच नहीं, कुछ नहीं, दरअसल तुम लोग कांच की ना अब तक गलत अवधारणा पड़ रखी है। साइंस के हिसाब से कांच जो होता है ना, कांच, हाँ, साइंस के हिसाब से कांच जो होता है ना वो अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित का मतलब होता है कि किसी द्रव को बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ हो, बहुत ज़्यादा ठंडा करा हो तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, लेकिन वो है द्रव। अच्छा, तुमने कभी वो देखे होंगे कंचे, देखे अंटे जिसे कहते हैं, खेले तो हो, लेकिन ये बताओ बनते कैसे हैं वो, कांच के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं? हाँ, तो वो कंचे जो होते हैं, अरे वो छोड़ो, वो तो बात की बात है। वो जो कंचे होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं वो तो बात की बात रही कि उसमें रंग कैसे डाला जाता है। पहले तो ये तो देखो बनेंगे कैसे वो। कांच को पिला के उन्हें ठंडा करना, फिर गोल गोल कर दें उन्हें ना। एक आदमी उन्हें बेलता रहता होगा ना, ले गोल ऐसे होगा खुदरे टाइप से। कोई भी चीज हो रही है तुम्हारे आसपास हो रही है तो उसे पता होना चाहिए कि वो क्यों हो रही है। तो यार एक और ठीक है, अच्छी बात है। देखो बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें तुम्हें बनाने का तरीका पता होगा, यहाँ तक कि एक बार को बहुत सारे लोग बम बनाना भी बता देंगे, पटकारे कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो उनकी फैक्ट्री थोड़ा है, लेकिन फिर भी हमें पता है। हमें अमेरिका के बारे में पता, हम अमेरिका गए थोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। पढ़े लिखे में अनपढ़ आदमी में ये अंतर होता है कि पढ़ा लिखा आदमी पढ़कर वो सारी चीज़ें जान लेता है जो एक अनपढ़ आदमी नहीं जान पाता है, ये होता है। तो वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं होती है उसे। देखो हाँ जी, ये कांच की बात से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो होते हैं ना कंचे जो होते हैं, वो अंटे जो होते हैं,
वो बहुत सारे बड़े टैंक में जो कांच होता है उसे पिघला लिया जाता है, पानी बना दिया जाता है पानी, उसे स्पीड के साथ ना किसी फुहारे में निकाला जाता है, जैसे होती है ना छन्नी होती है, किसी ने वो देखे सेब, जो नमकीन सेब बनते हैं या बूंदी बनती है बूंदी, हाँ, तो उसे जो कांच होता है ना, कांच जब वो द्रव बन जाता है तो बूंदी की तरह उसे ना ऊपर फेंका जाता है, ऊपर प्रेशर के साथ हवा में जब वो घूम कर आते हैं ना तो वो पानी में गिरते हैं आके, तो एक बार में लाखों लाखों कंचे बन सकते हैं, जितने चाहे इतने बन सकते हैं, और वो पानी के फुहार की तरह बनते हैं। तो जब वो ऊपर जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण वो सिकुड़ जाते हैं, गोलाकार, थोड़ी सी लंबी सी बूंद टाइप से रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर आते हैं ना तो उनका आकार गोलाकार हो जाता है। अब बात आ जाती है कि सारे कंचे जो अंटे होते हैं वो गोल नहीं हो सकते, तो उसमें कुछ सारे जो आपस में ऊपर जाकर टकरा जाते हैं या नीचे आकर टकराते हैं वो थोड़े टेढ़े से हो जाते हैं, समझ गए। बहुत सारे लोग जब खेलते हैं तो कहते हैं कि ये वाला ना चलेगा, समझ गए, तो भाई कंपनी ने तो चला दिया, अब तुम चलाओ मत चलाओ सर, देखे हैं मैंने नहीं, अभी नहीं देखे। अब बात आ जाती है कि उनमें कलर, अंदर अंदर रंग बिरंगे कलर कैसे पहुंचाते हैं। तो वो जब उसमें कलर डाला जाता है ना, उसके अंदर कलर डाला जाता है तो वो फिक्स नहीं होता है कि वो आड़ा टेढ़ा कलर करना है, वो तो जैसे कोई हमारा ये एक पानी की धार आ रही है, इसके अंदर हमने रंग डाल दिया ऐसा करके, तो वो रंग जो है जब वो फुहारा बनेगा उसका तो वो रंग कहीं भी जा सकता है, कभी वो पृष्ठ पर होगा वो रंग जो होगा, कभी अंदर होगा, कभी बाहर होगा, कभी कहीं होगा, वो फिक्स नहीं है। या अगर इसे हमने बिल्कुल ब्लू कलर का कर दिया सारे ऐसे कांच को, तो अब जितने भी कंचे बनेंगे वो नीले रंग के बनेंगे, ब्लैक कर दिया तो सारे ब्लैक बनेंगे। लेकिन एक बार में हजारों बूंदें एक साथ जाती हैं और वो एक साथ पानी में आके गिरती हैं और उसके कंचे बनते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण आकार अपने हवा में जाकर और पानी के अंदर जाकर वो गोल आकार ले लेते हैं, तो ये होता है। तो जो कांच होता है ना वो द्रव होता है, और जो अभी तुम पहनते हो ना वो चूड़ी पहनते होंगे बहुत सारी लेडीज वगैरह, उसे गर्म करोगे ना, गर्म सुनो जरा, नॉर्मली गर्म करोगे, अरे घर में कोई भी पहनते होंगे, अगर चूड़ी को हम गर्म करें ना तो हम उसे तार की तरह खींच सकते हैं, समझ गए, वो टूटती नहीं है, वो अपने हार्डनेस की वजह से टूट जाती है। उतारो इसे जरा, चूड़ी जो होती है चूड़ी वो खिंच जाती है गर्म करने पर, वो टूटती नहीं है, तुम उसे तार की तरह खींच सकते हो। नहीं, उनका अलग, उनके फर्मे होते हैं। चित्र बाद में डालना, पहले लिख लो, 2-3 लाइन है, ज्यादा नहीं है। माना समान लंबाई, माना समान लंबाई, माना समान लंबाई तथा समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद लिख दोगे, परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद ऐसे लिखा जाएगा, परिच्छेद क्षेत्रफल, हाँ क्या लिखा था, माना 2 समान लंबाई की, समान लंबाई, हाँ पृष्ठ की छड़ें हैं, छड़ें हैं, इनमें एक छड़ स्टील, इनमें एक छड़ स्टील तथा दूसरी छड़ रबड़ की है, इनमें एक छड़ स्टील तथा दूसरी छड़ रबड़ की है, रबड़ की है, इनकी लंबाइयाँ